नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं इकोनॉमी पर। मतलब कि आप चाहें जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इकोनॉमी आता है तो यहां पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस पूरे सीरीज के अंदर मेरी कोशिश है कि आपको आसान से आसान भाषा में जो इकोनॉमी का पूरा पार्ट है, जी हाँ, पूरा इकोनॉमी जो है वो एकदम आसान भाषा में समझाया जाए और कम वक्त में समझाया जाए। क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर फोकस किया जाए। मतलब हम यहाँ पर चैप्टर वाइज ऐसा सच नहीं जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में अक्सर प्रॉब्लम होता है कि ये रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन वाला पार्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं इकोनॉमी के अंदर। वो मैं आपको एक एक वीडियो करके लाऊंगा ताकि आपका पूरा जो इकोनॉमी है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे खास बात इसके अंदर ये होगा कि एग्जाम्पल्स के साथ आसान भाषा में आपको पूरी इकोनॉमी कराई जाएगी। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में समझेंगे, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और फिर अगले वीडियो से यहां पर जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वो हम लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सबको एक और चीज बता दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बैचेस अवेलेबल हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर लेना। मेरी पर्सनल टीम है जो आपको पूरे अच्छे तरीके से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब इकोनॉमी बोलते हैं ना, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज इकोनॉमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हो, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस होता है। तो इकोनॉमी, ध्यान रखिएगा, ये एक सिस्टम होता है जहां पर कंट्री या फिर किसी रीजन में जो पूरा प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजम्पशन हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सब कुछ होता है। कहने का मतलब मैं आपको जरा बताता हूं। यहां पर मान लीजिए कोई देश है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल भारत। तो भारत का वैसे तो हम ज्योग्राफी जानते हैं कि पूरा नक्शा होता है इस तरह से, लेकिन मान लीजिए अगर ये पूरा हमारा ज्योग्राफिकल रीजन है, भारत है, तो यहां पर जितनी भी चीजें होती हैं, तो चाहे वो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन है, वो पूरा पार्ट किस में होता है? इकोनॉमी में होता है। मतलब ये जो पूरा सिस्टम चलता है ना, उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। और आप इसको सिंपली कह सकते हैं, देखिए क्या है कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे मैथ्स में नंबर्स वगैरह चीज़ें होती हैं, हर एक सब्जेक्ट, चाहे ज्योग्राफी हो गया, उसकी एक अलग लैंग्वेज होगी। तो उसी प्रकार से जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो उसमें किसी देश को हम डायरेक्टली कंट्री के तौर पर नहीं कहते हैं, हम इकोनॉमी कहते हैं। जैसे यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो जब हम इंडियन इकोनॉमी कह रहे हैं, मतलब भारत के अंदर ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है ना, उसी की हम बात कर रहे हैं। सो इट गोज बियॉन्ड जस्ट मनी। इकोनॉमी का मतलब जस्ट मनी नहीं होता है। इट बेसिकली रिफ्लेक्ट कि जो लोग हैं वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो अपनी चॉइसेस को कैसे लेकर आ रहे हैं। मतलब आप देश के अंदर हो, आपका चॉइस कैसे यहां पर इंपैक्ट हो रहा है। मान लीजिए अमेरिका से कोई गुड आया, चाइना से कोई गुड आया, अभी मान लीजिए अमेरिका के साथ रिश्ते हमारे खराब चल रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो चॉइसेस हैं वो हमारी बदल सकती हैं। तो ये सब कुछ एक प्रकार से इंपैक्ट करता है। जो रिसोर्सेज हैं, सपोज हमारे पास जिस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, उस तरह से हमारी चॉइसेस बनती हैं। अब ह्यूमन नीड्स तो अनलिमिटेड हैं, हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जो एक रिसोर्स है ना हमारे देश के अंदर, उसी में हमको सब कुछ फुलफिल करना है। तो एक मान लीजिए, इमेजिन करिए, एक फार्मर है आपके गांव में और वो गेहूं उगाता है और वो मंडी में जाकर बेचता है। तो उससे क्या करेगा? वो जब मंडी में गेहूं बेचेगा तो उससे उसको पैसा मिलेगा, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो अपने बच्चों की स्कूल की फी, अपना घर बनाना हुआ, वो सब कुछ पूरा कर पाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम चलता है ना, इसी को हम बेसिकली इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी के कोर में अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड डिसीजन। जो ह्यूमंस के बीच में आपस में रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में जो डिसीजंस होते हैं, तो उन सब का पार्ट होता है बेसिकली। उन्हीं को ही हम एक प्रकार से इकोनॉमी कहते हैं। तो दैट इज इकोनॉमी। और इकोनॉमी अगर आप देखिए तो यहाँ पर सिटीजन हो गए, रिसोर्सेज हो गए, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जिस तरह का रिसोर्स होगा, उसी प्रकार से जो सिटीजन्स हैं उनको एलोकेट किया जाएगा। आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो आपको ज़्यादा एलोकेशन होगा, राइट। और जितना ज़्यादा एलोकेशन होगा मतलब वेलफेयर होगा। तो ये आपका इंटरकनेक्टेड होता है। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर जो की एलिमेंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है ना कि ये अभी हम बस शुरुआत कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, तो बहुत जो सरल सरल चीज़ें हैं मैं आपको जल्दी जल्दी से इसके अंदर बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन जैसा कि हम सब जानते हैं, गुड्स का बनाना हुआ, मतलब कि जो सर्विसेज हैं, गुड्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कंजम्पशन मतलब हम क्या करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, एक्सचेंज करते हैं यहाँ पर,
एक्सचेंज मतलब हम बार्टर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग सिस्टम हो गया। लेकिन जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो यहाँ पर पैसा मिलता है, उस पैसे से हम कोई और चीज खरीदते हैं, तो वो पूरा एक्सचेंज चल रहा होता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो रिसोर्सेज है हमारे देश के अंदर तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली सरकार की होती है कि यहाँ पर जिसके पास कम रिसोर्सेज है, जो गरीब व्यक्ति है, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको वहां तक पहुंचाए। फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसके अंदर जो लोग हैं वो अर्न करते हैं इनकम। तो ये एक प्रकार से इकोनॉमी के एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स हैं। होने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन दीज आर मेन एलिमेंट्स। और कोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात करें तो ये तीन चीजें होती हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये इकोनॉमी के सबसे कोर हैं, इसी से पूरी जो इकोनॉमी है वो चल रही होती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही होता है ना यहाँ पर कि किसी चीज का पहले प्रोडक्शन होगा, फिर उसका आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा एंड देन उसके बाद उसका कंजम्पशन होगा। तो ये पूरा सबसे कोर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। अच्छा, अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमी तो आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स मतलब इट्स अ सोशल साइंस दैट स्टडीज, मतलब ये एक सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं। सो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस होता है जहां पर जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना, उसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि ह्यूमन वांट्स को फुलफिल किया जा सके। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आज मान लीजिए आपको लगता है कि आपको बाइक चाहिए, जिस दिन आपको बाइक मिल जाएगी फिर उसके बाद आपकी जो चॉइस होगी कि अरे मेरे पास कार होना चाहिए, तो कार भी आपको मिल जाएगी कि नहीं और अच्छी कार होनी चाहिए। तो ह्यूमन वांट्स का कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली। तो ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? नहीं, रिसोर्स भी तो लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कैसे ह्यूमन वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं, वो हमें सिखाता है ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। जैसे साइंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या आप लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेम उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में भी अगर आप देखोगे तो एक प्रकार का साइंस है जो कि आपका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, प्राइस बढ़ेगा तो मतलब डिमांड कम होगा, होता है ना इस तरह की चीजें। तो ये भी एक प्रकार से इकोनॉमिक्स अगर आप देखोगे एक सब्जेक्ट है जहां पर इन सारी चीजों को फुलफिल किया जाता है। सो इट एनालाइजेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट। सो इकोनॉमिक क्या है? इट डेवलप्स मॉडल्स एंड थियरीज ताकि ये जितने भी एजेंट्स मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, उनको गाइड करने के लिए थियरी एक प्रकार से बताती है। और एडम स्मिथ आप सब जानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ध्यान रखिएगा, उन्होंने यहां पर साइंस ऑफ वेल्थ ये चीज कहा था इकोनॉमिक्स को। सो इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने बुक लिखी थी जो वेल्थ ऑफ नेशन, उसके अंदर इसको बताया था। अच्छा, इकोनॉमिक्स दो लेवल पर काम करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप सब जानते होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हैं, मतलब छोटे से लेवल पर हम बात कर रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम ऊपर के लेवल में बात कर रहे हैं। कहने का सिंपल अर्थ ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने ही देश की बात कर लें, तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं गांव की हम बात करें कि गांव में ये पर्टिकुलर चीज की डिमांड है, इस गांव में यहां पर ये होना चाहिए, ठीक है। अब वही अगर मैं बात करूं कि इस राज्य में या फिर पूरे देश में ये डिमांड बढ़ रही है, तो वो जो देश की जब हम बात करते हैं ओवरऑल, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिक्चर आता है। और जब हम विलेज की बात करते हैं, छोटे छोटे गांव की बात करते हैं, तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। आप समझ रहे हो? तो इसमें चीजें डिवाइडेड हो गई हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। कुछ चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं, बहुत सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। खैर, यहां पर अगर हम इकोनॉमिक स्टडी के की एरियाज की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी हो गया, एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब मैं आपको एक एक करके आगे आने वाले जितने वीडियोज हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन दीज आर मेन एरियाज ऑफ इकोनॉमिक स्टडी जहां पर आपको पढ़ना होता है, इन सब के बारे में जानना होता है ताकि आप समझ सको इकोनॉमिक्स के बारे में। अच्छा, यहां पर अगर हम इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप के बारे में जानें तो इकोनॉमी क्या है? बेसिकली इट्स अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। देखो, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, एक थियरी हो गई, जहां पर आपको बोला जाता है ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या एक्चुअल में वैसा होगा? तो वो हम इकोनॉमी के अंदर देखते हैं कि इकोनॉमी इज द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जहां पर एक्चुअल जो सिस्टम है ना, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ चीजें काम कर रही होती हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स तो क्या है? ये एक थियरी है, एक सब्जेक्ट है जहां पर बोला जाता है कि ये मॉडल्स हैं, अगर आपको ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। सो इफ द इकोनॉमी इज अ मशीन, इसको ध्यान से समझिएगा, इफ इकोनॉमी अगर हम एक मशीन को कह रहे हैं, और जो इकोनॉमिक्स है वो एक मैनुअल है, मतलब मान लीजिए आप कोई
कोई भी अप्लायंस लेने जाते हो, आप मान लीजिए स्मार्टफोन खरीदते हो, तो स्मार्टफोन आपने जो लिया वो एक इकोनॉमी हो गया, लेकिन स्मार्टफोन ऑपरेट कैसे करना है उसमें एक कागज़ दिया होगा ना कि उसमें ये चीज़ें हैं, ये फीचर्स हैं। आप कोई मिक्सी लेने जाते हो, कोई भी गैजेट लेते हो, तो उसमें मैनुअल होता है। तो जो मैनुअल है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स है, और जो खरीदा है आपने, जो गैजेट खरीदा है वो आपका इकोनॉमी हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो गुड्स है उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, मतलब गुड्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, आपने सुना होगा फाइनल गुड्स के बारे में, कंजम्पशन गुड्स के बारे में। क्या होता है इंटरमीडिएट, इसके नाम से आप समझ पा रहे होगे, मतलब ऐसा गुड्स जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको लस्सी पीना है, तो लस्सी के लिए आपको क्या चाहिए, दही चाहिए, कर्ड चाहिए, तो कर्ड क्या हो गया, ये आपका इंटरमीडिएट गुड हो गया। लेकिन अगर मान लो आप डायरेक्टली कर्ड को कंज्यूम कर रहे हो, मैं डायरेक्टली दही खाना चाहता हूं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो फाइनल गुड हो जाएगा। लस्सी यहां पर फाइनल गुड है, तो लस्सी में इस्तेमाल क्या होगा, कर्ड इस्तेमाल होगा, तो कर्ड उस केस में इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो जो भी चीजें जो और चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, प्रोडक्शन में काम आती हैं, उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और फाइनल गुड्स मतलब जिसका हम डायरेक्टली कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंजम्पशन गुड्स मतलब वो चीजें विच आर यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स, ये भी आप कह सकते हैं, जैसे कपड़ा, खाना, ये सब कुछ हम इसको कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। फिर इसके अलावा कैपिटल गुड्स क्या होता है, बेसिकली कैपिटल गुड्स वो होता है जैसे मशीन हो गया, मशीन से हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो टायर बनाना है, गाड़ी बनाना है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, तो वो मशीन्स को बेसिकली कैपिटल गुड्स कहा जाता है। अच्छा, यहां पर इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे होते हैं, उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपके आने वाले काफी सारे चीजों में का इस्तेमाल किया जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली वैसे तो कई सारी चीजें होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में आपको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो होने को तो बहुत कुछ चाहिए होता है ना। मान लो अगर आपको एक पेन बनाना है सिंपल सा, या फिर पेंसिल बनाना है, तो उसमें आप सोचिए कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो कई होते हैं, लेकिन 4 सबसे मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक तो लैंड होता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन, मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज बनाना है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है, ऐसा तो है नहीं कि हवा में कर दोगे, कोई ना कोई जमीन तो चाहिए उसके लिए। फिर दूसरा है आपका लेबर, कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए होगा। अब मान लो जैसे अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर एआई का जमाना आ गया, अरे एआई भी आ गया, लेकिन फिर भी क्या एआई को किसने बनाया, व्यक्ति ने तो बनाया। तो यहां पर एआई को ऑपरेट कौन करेगा, व्यक्ति ही करेगा। तो अल्टीमेटली लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसके अलावा कैपिटल हो गया, कैपिटल में कई चीजें होती हैं, जैसे फिजिकल कैपिटल, टूल्स, मशीनरी, फाइनेंशियल कैपिटल, पैसा हो गया, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, आइडियाज, नॉलेज, ये आपका कैपिटल के अंदर आता है। और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ये लेटेस्ट है, वैसे तो ये 3 आप कह सकते हो सबसे मेन है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप भी आज के डेट में ऐड किया जाता है कि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इनको मैनेज कैसे करना है, इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये सबसे मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अच्छा, यहां पर जो मैंने आपको बताया ना ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा। जैसे कि अगर हम किसी एक, मान लो अगर मैं कहता हूं कि एक कंपनी है, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो उस फैक्ट्री के बारे में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि वो फैक्ट्री है दिल्ली के अंदर एक जगह में, सदर बाजार में मान लो एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में क्या क्या चल रहा है, उसका कॉस्ट कितना आ रहा है उस फैक्ट्री में कपड़ा बनने का, वहाँ पर लेबर्स को कितना पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितना है। तो उस फैक्ट्री के बारे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि पूरे टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब जितनी भी फैक्ट्रीज आती हैं कपड़ा बनाने वाली पूरे देश भर के अंदर, पूरा जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा, तो वो क्या हो गया, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये लार्ज स्केल में हम बात करते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर थियरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थियरी ऑफ प्राइस, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे देश की इनकम के बारे में, देश के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, ये सब आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अच्छा, दुनिया भर की जो इकोनॉमीज है ना, उसको आप अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको एक ही तरह के इकोनॉमी में क्लासिफाई करने को मिले, आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओनरशिप के तौर पर, नेचर ऑफ एक्सचेंज के तौर पर। अब फॉर एग्जांपल आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेकर टर्म सुना होगा, सोशलिस्ट सुना होगा, आपने मिक्स्ड इकोनॉमी सुना होगा। तो ये बेसिकली ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्लासिफाई होता है।
तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो अब जैसे कि पहले क्या होता, आज के डेट में तो हर एक मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा वैसे तो, जिसमें कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा सा टिल्ट रहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आज के डेट में दुनिया में सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है, आप कह सकते हैं अमेरिका। ठीक है, स्पेशली कोल्ड वॉर में ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइड था कि अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और जो यूएसएसआर है, जो आज के डेट में रशिया है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। राइट, उसके साथ साथ यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमीज, फॉर एग्जांपल भारत हम कह लीजिए। इनफैक्ट भारत अगर आप देखोगे आज़ादी के बाद तो हम सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा टिल्ट थे, लेकिन 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से हमारा टिल्ट किधर हो गया, कैपिटलिज्म की तरफ हो गया। तो वैसे ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी इकोनॉमी है जो कि पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है या फिर 100% सोशलिस्ट है। आपको काफ़ी हद तक वो मिक्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। उसके अलावा नेचर ऑफ एक्सचेंज, मतलब बार्टर इकोनॉमी या फिर मॉनेटरी इकोनॉमी। पहले के ज़माने में, मतलब कई हजारों साल पहले जो है बार्टर सिस्टम चलता था, जब पैसा नहीं होता था, जिसमें सिर्फ गुड्स, एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स लिया जाता था, वो बार्टर इकोनॉमी। मॉनेटरी मतलब जो आज चल रहा है कि अगर आपको पैसा है तभी आप कोई गुड्स खरीद पाओगे। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब कुछ ओपन इकोनॉमी होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया आप ले लीजिए, वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, वो दुनिया के साथ खुला नहीं है। जो भी करता है वो अपने में ही प्रोडक्शन करता है, उसका जो भी करना है ज़्यादातर उस केस में, उसमें भी वो ऐसा नहीं 100% वैसा है। चाइना से कुछ ट्रेड करता है, पाकिस्तान, तो कुछ कुछ चलता रहता है उसका भी। लेकिन ओपन इकोनॉमी मतलब आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। भारत ने 1991 में अपने इकोनॉमी को ओपन कर दिया, तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हो। फिर इसके अलावा कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज होते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए। फिर डेवलपिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल भारत हो गया। डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब कुछ बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं आपके पुअर कंट्रीज़ होते हैं, पुअर इकोनॉमीज, जैसे अफ्रीका वगैरह में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा सेक्टर्स के हिसाब से इसमें अग्रेरियन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, सर्विसेज हो गया। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको एग्रेरियन इकोनॉमी कहेंगे। जो इंडस्ट्रियल बेस्ड है काफ़ी ज़्यादा, इंडस्ट्रियल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज़ादी के बाद अगर आप देखोगे तो भारत वॉज काइंड ऑफ अग्रेरियन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी में एक भी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था और लोग तो उस समय बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड थे। लगभग 70-80% से ज़्यादा लोग भारत के अंदर एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। फिर धीरे धीरे करके हमने क्या किया, थोड़ा इंडस्ट्रियल की तरफ गए, लेकिन सर्विसेज काफ़ी हैवी हो गया। आज के डेट में आप देखोगे तो भारत में 50% से ज़्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो आपका सर्विसेज की तरफ से आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी 40 से 50% लोग एग्रीकल्चर पर इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, मतलब क्या कोई ऐसी इकोनॉमी है जो मार्केट फोर्सेस पर काम करती है या फिर कोई कमांड है या फिर मिक्स्ड है। मार्केट फोर्सेस मतलब सरकार उसमें दखल नहीं दे रही है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है, मान लो अगर प्राइसेस बढ़ना है तो बढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है कि जहां पर एकदम सरकार खुला छोड़ दे मार्केट पर। होता है ना, जैसे भारत में भी मान लीजिए पेट्रोल और डीजल के प्राइस अगर मान लो अचानक से बहुत ज़्यादा जाने लग गए, या फिर अगर नीचे भी मिलने चाहिए, अगर मान लो क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है तो सरकार कम भी नहीं करती है। और ऐसा भी ना हो कि क्रूड ऑयल अचानक से बहुत महंगा हो गया तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी एकदम 150-200 रुपये हो जाएं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये मिक्स्ड आप कह सकते हैं कि कमांड भी करते हैं, मार्केट फोर्सेस पर भी है। इसके साथ साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल आप सब जानते ही होंगे। जैसे भारत में अभी भी ज़्यादातर इनफॉर्मल इकोनॉमी है कि यहाँ पर ऑल्दो कंट्रीब्यूशन फॉर्मल इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी बड़ा है भारत के अंदर। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो कहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में हो। फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब आप प्रॉपरली वर्क करते हैं, ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, राइट, आपका इंश्योरेंस होता है, कंपनी आपको बाकी चीज़ें सुविधा प्रोवाइड करती हैं, तो वो फॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाता है। लेकिन भारत में क्या है कि काफ़ी सारा इनफॉर्मल है। अच्छा, यहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पर बात करें तो 3 तरह से आप इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। मतलब ये इकोनॉमी के सेक्टर्स हम इनको कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली यहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माइनिंग हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, मतलब नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। फिर नेक्स्ट जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कंस्ट्रक्शन करना है, तो मिट्टी वगैरह से ईंटा वगैरह, ब्रिक्स वगैरह चाहिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ को करना है तो यहाँ पर इस्तेमाल हम किसका करते हैं, प्राइमरी सेक्टर का करते हैं। और फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सब चीज़ें हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में आपको स्टील बनाना है,
तो स्टील बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए। आयरन ओर कहाँ से आएगा, प्राइमरी सेक्टर से आएगा। तो इस तरह से होता है ये आपका दूसरा सेक्टर। तीसरा होता है आपका टर्शरी सेक्टर, जैसे सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन। जैसे मैं हो गया, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो टर्शरी सेक्टर में आती हैं। अच्छा, टर्शरी सेक्टर के अंदर आजकल दो चीज़ों की और चर्चा काफ़ी होती है, स्पेशली आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, क्वाटनरी सेक्टर और दूसरा होता है क्वेनरी सेक्टर। तो क्वाटनरी सेक्टर क्या होता है, बेसिकली ये रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड होता है। मतलब इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, वो आपका क्वाटनरी सेक्टर के अंदर आते हैं। मतलब ये टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट होता है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर ये लोग भी तो सर्विसेज ही दे रहे हैं ना। और यहाँ पर एक और सर्विस होता है क्वाटनरी सेक्टर का, बेसिकली डिसीजन मेकिंग सेक्टर है ये। मतलब इसमें क्या है ना कि आपका हाईएस्ट लेवल की जो डिसीजन मेकिंग रोल्स होती हैं, चाहे सरकार में हो, बिजनेसेस में हो, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में हो, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे सीईओ हो गए, ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंदर जो सेक्रेटरीज होते हैं, तो वो आपका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज होते हैं, उसको हम कॉर्नरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज है, वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक मॉडल होता है जो आपको बताता है कि मनी जो है, जो पैसा है, वो इकोनॉमी के अंदर किस तरह से फ्लो हो रहा होता है। तो इसके अंदर 5 चीजें होती हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि कंजम्पशन, मान लो हाउस होल्ड हो गया, वो कंज्यूम कर रहा है, तो जब वो कंज्यूम करेगा तो कुछ पैसा देगा, मतलब वहां पर कुछ पैसा पे कर रहा है ना, और चीज़ों का कंज्यूम कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है। फिर जैसे जैसे वो कंज्यूमर डिमांड करता है तो वो आपका उस हिसाब से कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं, तो वहाँ पर अगेन वो सेल करती हैं, तो उससे इनकम जनरेट होता है। तो हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड होती हैं। फिर फाइनेंशियल सेक्टर होता है, गवर्नमेंट हो गए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे हाउस होल्ड्स की हम बात करें तो बेसिकली दे प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड जो मैंने आपको बताया था ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। एंड दे रिसीव इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस। मतलब कि मान लो लैंड हो गया, तो लैंड मतलब आप एक जमीन प्रोवाइड कर रहे हो, आप किराए पर रह रहे हो, मान लो कोई किराए पर रह रहा है, तो आपको क्या आ रही है, उससे रेंट आ रहा है, इनकम आ रहा है। आप कहीं पर जाकर काम कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, वेज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, मान लो आपने पैसा, हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, उसमें आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपको पैसा आ रहा होता है इधर से, और उस पैसे का आप इस्तेमाल क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में इस्तेमाल करते हैं। तो वो मनी का फ्लो हो रहा है ना, वो सेम उसी प्रकार से फर्म्स की अगर हम बात करें, जो कंपनीज होती हैं, वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके। जो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया, उसका इस्तेमाल करके फर्म्स क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, फिर उसको मार्केट में बेचती हैं, उससे उनकी इनकम होती है, और फिर उस तरह से पूरा मनी का फ्लो हो रहा होता है। गवर्नमेंट भी अगेन क्या करती है, टैक्सेस के थ्रू पैसा लेती है, हाउस होल्ड से, दोनों से पैसा लेती है, हाउस होल्ड से और फर्म से, और उन टैक्सेस के थ्रू जो है लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, रोडें बनाकर देती हैं, गरीब लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती हैं। तो इस तरह से चलता है। वैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत बड़ा मीडियम है, मतलब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सबको एक साथ जोड़ कर रखते हैं कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने का काम करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर बेसिकली ये आउटर वर्ल्ड हो गया, हमारी इकोनॉमी हो गई, इसके बाहर का जो पूरा आउटर वर्ल्ड हो गया, उनके साथ आप जो कनेक्ट होते हो। और इसमें भी 2 सेक्टर मॉडल, जब हम 2 सेक्टर की मॉडल बात करते हैं तो हाउस होल्ड और फर्म की बात करते हैं। 4 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, इन सब की बात करते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बेसिकली मैं चाहता था कि पहले वाले क्लास में आपको इकोनॉमी से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक चीज़ें होती है ना, इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो मैं आपको बताना चाहता था। अगली जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, अगली जो वीडियो होगी, उसके अंदर मैं आपको डिटेल से एक एक करके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताना स्टार्ट करूंगा, और को काफ़ी फन होने वाला है। वहां पर हम एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब जो भी अभी तक आपके डाउट्स होते थे ना, कहीं पर भी आप कोई भी इकोनॉमी का वर्ड देखते थे, वो अब आपको समझ में आने लगेगा। ये मेरी कोशिश होगी। बाकी आपको किसी टॉपिक्स को लेकर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इकोनॉमी में आप क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को मैं आपको रिजॉल्व करूं, कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं, वो सब आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरी टीम उसको ट्रैक करेगी और उन सब के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। कुछ भी नहीं छूटने वाला है। जो टॉपिक आप बोलोगे इकोनॉमी से रिलेटेड, वो मैं आपके लिए यहां पर बना कर दूंगा। तो ये हमारी कोशिश है दोस्तों। और जाने से पहले, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्पेशली मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, तो लॉन्ग टर्म बैच ले सकते हैं। 2027, 2028 ये सब बैचेस अवेलेबल हैं।
या फिर अगले साल की तैयारी कर रहे हैं 2026 वाला बैच ले सकते हैं। यूज करना है बस आपको कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको गाइड करेगी। और ध्यान रखिएगा, हमारे बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है और पर्सनल मेंटर भी मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इसके अंदर मान लीजिए अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और हर महीने टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है तो ये सब ऑप्शनल के कोर्सेज स्टडी IQ पर अवेलेबल हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। एंड बेस्ट विशेस टू यू गाइज। और जैसा मैंने आपको बोला, कोई भी अगर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक समझना है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। दोस्तों, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400239293। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।